CR आर्मी लर्निंग में आपका स्वागत है। क्लास 9th केमिस्ट्री के दूसरे लेसन का एक और नया दिन, एक और नया टॉपिक और एक नया दिन, नए टॉपिक के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप सबका स्वागत है। बहुत ध्यान से देखिएगा घटक, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों घटक। और घटक बताने से पहले हम थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे आपको किसके बारे में, बिस्मांगी मिश्रण। कल हम सब ने समांगी के बारे में पढ़ा था, आज बिस्मांगी के बारे में थोड़ा सा खाली। बिस्मांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण और कुछ और होगा अगर, तो वो भी देख लिया जाएगा। तो बिस्मांगी मिश्रण कहते किसे हैं अगर देखा जाए तो, मिश्रण के वे घटक जिन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं, और न सिर्फ अलग कर सकते हैं बल्कि उन्हें हम अलग अलग हुआ देख भी सकते हैं बहुत आराम से। मिश्रण के वे घटक जिन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं, और न सिर्फ अलग कर सकते हैं बल्कि उन्हें अलग अलग होता हुआ क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर या बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप सबने पानी को नल से निकाला होगा, तो कभी कभी देखा होगा जल में मिट्टी, जल प्लस मिट्टी दोनों अगर मिला दिया जाए और फिर कुछ समय के लिए उन्हें रख दिया जाए, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी धीरे धीरे क्या करती है, बैठ जाती है और जल हमें पूरा साफ दिखाई देता है। अगर हमने कांच की ग्लास का प्रयोग किया है तो इस मिट्टी को आप आसानी से देख सकते हैं उसमें से, और जल पूरा आपका साफ हो जाएगा। मतलब इसके घटकों को हम अलग अलग करके भी आसानी से देख सकते हैं। उन्हें बिस्मांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस साल्ट या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो ये हुआ आपका जल और मिट्टी। दूसरा अगर देखें पत्थर है और उसमें बालू मिला हुआ है, पत्थर है और उसमें बालू मिला हुआ है। अब दोनों को हम आराम से अलग अलग देख भी रहे हैं और अलग अलग करने का भी कार्य कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपको बिस्मांगी के बारे में। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे जो हमारा है घटक। घटक आप सब जानते हैं, ये दुनिया बनी हुई है तो वो कुछ घटकों को मिलाकर ही बनी हुई है, जिसे हम सजीव और निर्जीव कहते हैं। दो घटक लिया जाए तो एक भौतिक होगा और दूसरा रासायनिक हो जाएगा। ये सजीव हुआ, निर्जीव हुआ, वायुमंडल, पृथ्वी, ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं और अलग अलग घटक के रूप में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो बहुत आराम से डिफिनेशन देखेंगे अब। जिनसे मिलकर नए चीजों का निर्माण होता है घटक कहलाता है। नई चीज, नई वस्तु, जैसे बहुत आराम से देखा जाए हम जल ले लें और जल में चीनी को क्या करें। अभी आप केवल जल पी रहे हो, सपोज दैट आप केवल जल पी रहे हो, तो आप कहोगे कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। और अगर हम जल में क्या मिला दें, चीनी, अगर जल में हम चीनी मिला दें तो वो शरबत में परिवर्तित हो गया। मतलब एक नए पदार्थ की हमने क्या की, रचना की, एक नए वस्तु की रचना की, एक नए चीज की रचना की। वही हमारे क्या कहलाते हैं, घटक। जल इसका एक घटक होगा और इसका एक घटक क्या कहलाएगा, चीनी। इस प्रकार जल और चीनी दो अलग अलग घटक पाए जाते हैं। जैसे लिखा भी है, शरबत में दो घटक पाए जाते हैं। कौन कौन सा हो गया, जल और चीनी। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको खाली चीनी खाने के लिए दे दिया जाए या फिर पानी पीने के लिए दे दिया जाए तो वो मजा नहीं आएगा आपको। जो अच्छा एंजॉयमेंट या अच्छी तरीके से आप पी सकते हैं, तो हम एक बिलियन बना लेते हैं और उस बिलियन को शरबत कहते हैं, जहां पे दो अलग अलग घटकों की हमने चर्चा की। अगला टॉपिक अगर ध्यान से देखा जाए तो यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ यौगिक है, दूसरी तरफ मिश्रण। एक तरफ यौगिक है, दूसरी तरफ मिश्रण। यौगिक, पहला डिफरेंस क्या है, इनका अनुपात निश्चित होता है। आप सबने देखा है H2O में क्या हुआ था। H2O में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया था, 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आया था 1:8। इस तरह इसका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन जो मिश्रण होता है इसका अनुपात क्या होता है, अनिश्चित। अगर मिश्रण की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अनुपात नहीं होगा, वो सिर्फ हम मीठेपन की वजह से जो भी ले ले वो चीजें पाई जाएंगी।
दूसरा क्या है, तत्व आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है, दोनों को मिला दिया, ये क्या बन गया, जल बन गया। तो यही यहाँ कहानी कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है, तत्व आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं, इन्हें मिलाया तो ये क्या बन गए, जल, मतलब एक नए यौगिक की रचना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे कोई नए पदार्थ की या नई चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपकी मिश्रण में आ जाती है। तीसरा अगर देखें, इनका संगठन अस्थायी होता है। अनुपात निश्चित है तो संगठन हमेशा क्या होगा, अस्थायी होगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो पाया जा रहा है, जो अनुपात पाया जा रहा है, वो 1:8 ही हमेशा होगा। इनका संगठन अस्थायी। अस्थायी मतलब अपने स्वाद के अनुसार। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जल और चीनी का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे जल है और चीनी है। अब जैसा हमें स्वाद चाहिए, अगर हम ज़्यादा मीठा पीना चाहते हैं चीनी ज़्यादा कर देंगे, कम मीठा पीना चाहते हैं जल की मात्रा बढ़ा देंगे, या एक लेवल रखना चाहते हैं तो जल और चीनी उस अनुपात पे हम मिला के ले देते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, यौगिक के गुण उनके अवयव गुणों से भिन्न होते हैं। मेन पॉइंट है, यही एग्जाम्पल हम देंगे यहाँ पे, यही एग्जाम्पल हम आपको फिर से देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यौगिक के गुण उनके अवयव गुणों से भिन्न होते हैं, यही एग्जाम्पल हम आपको देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो प्यारे बच्चों, पहले हमने क्या लिखा है, H2, फिर हमने क्या लिखा, O2। आपको पता है हाइड्रोजन वायुमंडल में किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये हमेशा पाया जाता है गैसीय अवस्था में, ये पाया जाता है हमेशा गैसीय अवस्था में। और ऑक्सीजन ये भी हमेशा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यौगिक के गुण उनके अवयव गुणों से भिन्न होते हैं। अब इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H2O। और H2O क्या कहलाता है, ये लिक्विड है, द्रव है। अब देखो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों को हमने मिक्सअप किया, हमें क्या मिला, जल। जल कौन सी अवस्था है, द्रव। मतलब दो अलग अलग गैसों को मिलाया जाए तो हमें द्रव मिल रहा है। यही लिखा नहीं है, यौगिक के गुण उनके अवयव गुणों से क्या करते हैं, भिन्न करते हैं। ये यौगिक हो गया द्रव। अब आप देख रहे हो, एक हाइड्रोजन गैस हमने ले लिया, दूसरी ऑक्सीजन गैस ले लिया, दोनों को जब हमने मिलाया तो H2O बन गया। इस तरह से ये इनके गुण इनसे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनका इसके गुण अवयव गुण रखते हैं, इसके गुण अवयवी गुण रखते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, जल में चीनी, चीनी मतलब मीठापन, हमने पानी में मिलाया, मीठापन पाया जा रहा है। अब हम जल ले रहे हैं द्रव के रूप में, तो वो द्रव के रूप में ही है। मतलब जो जल और चीनी का गुण है वही मिलने के बाद भी हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिल रहा है, शरबत मिल रहा है। तो अगर जल और चीनी को मिला के हम शरबत बना रहे हैं और आपसे पूछा जाए शरबत में क्या क्या पाया जा रहा है, तो आप बताओगे जल पाया जा रहा है और चीनी पाया जा रहा है। लेकिन अगर H2O बताया, पूछा जाए कि H2O क्या है, तो आप तुरंत बताओगे ये द्रव है। अब आपसे पूछा जाए ये बन किस रहा है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में। मतलब दो अलग अलग गैसें एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक द्रव या किसी नए यौगिक का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अगला देखा जाए, यौगिक के अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें H2O में से H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है तो भौतिक विधियां, वाष्पीकरण, निथारना, छानना, अपकेंद्रीकरण, इन सब विधियों द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी अलग नहीं कर सकते। मिश्रण के अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा, मिश्रण के अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा, मिश्रण के अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है आराम से। अभी जल और चीनी वाष्पीकरण द्वारा हम जल को उड़ाने का काम करते हैं, या फिर हमने कुछ और ले लिया, जैसे हमने चावल लिया उसमें चीनी को मिला दिया, अब हम उसको निथार करके या फिर ओसा करके आराम से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा भूसे में गेहूं मिला हुआ है, भूसे में गेहूं मिला हुआ है, हम सब गाँव से ही कभी बिलोंग करते थे और आज भी बिलोंग करते हैं। तो अगर भूसा और गेहूं एक मिला हुआ है तो हम उन्हें पोसा देंगे आराम से, तो उसमें से गेहूं आपका वहीं गिर जाएगा और भूसा थोड़ी दूर उड़ कर चला जाएगा।
तो ये कंडीशन होता है। इस तरह मिश्रण के अवयवों को, घटकों को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यौगिक और मिश्रण में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। इसका अनुपात निश्चित है, इसका अनुपात अनिश्चित है। तत्व आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्या करते हैं? आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व ये यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। फिर तीसरा क्या है? इनका संगठन अस्थायी होता है, इनका संगठन अस्थायी होता है। फिर यहाँ देखा जाए चौथा, यौगिक के गुण उनके अवयव गुणों से भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया, ये इसके गुण अवयव गुण रखते हैं, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया आराम से। फिर अगला क्या है? यौगिक के अवयवी घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग अलग करने का कार्य कर सकते हैं। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों आप सबको मिश्रण और यौगिक दोनों में, या यौगिक और मिश्रण में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। विलयन। आप क्लास 12th में जब जाओगे तब भी आपको विलयन पढ़ना है, और वहाँ पे विलयन पूरा एक लेसन हो जाता है। और ये थोड़ी सी अगर समरी आपको दे दे, क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, दैट इज कॉल्ड विलयन। वो आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो, मतलब 9th में अगर थोड़ा बहुत सीख के जाओगे तो 12 में जाने पर आपके लिए आसानी होगी। तो विलयन क्या लिखा हुआ? विलयन दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। तो अगर बहुत ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी, समांगी मतलब समान अंगी, आपको भी पाया गया, जिनके घटकों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, जिनके घटकों को मिलाने के बाद हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। याद हो गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। अभी आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन का आंसर आप दे लोगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आगे अगर बढ़ा जाए, इसके दो घटक होते हैं। इसके मेनली कितने घटक पाए जाते हैं? दो। पहला क्या लिखा हुआ है? विलेय, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? विलायक। पहला क्या है आपका? विलेय, और दूसरा क्या है? विलायक। विलेय का मतलब विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। एक एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है जल और चीनी का। एक एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है जल और चीनी का, जिसकी मात्रा कम होती है तथा जिसमें घुलने की क्षमता पाई जाती है, विलेय कहते हैं। घुलने की क्षमता मतलब, अब देखिए, जल क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। और चीनी क्या है? ये आपका विलेय है। चीनी क्या है? आपका विलेय है। बहुत ध्यान से देखें, अगर तो हमने जल लिया प्लस चीनी और दोनों को मिलाया तो क्या बना? शरबत। जल और चीनी लिया, दोनों को मिलाया तो क्या बना? शरबत। बहुत ध्यान से देखिएगा, जल, चीनी, शरबत। जल क्या होगा यहाँ पे? विलायक, जिसमें घोलने की क्षमता पाई जाती है। जल को हम विलायक कहते हैं। घोलने की क्षमता, घोलने की क्षमता, मात्रा अधिक, 3 पॉइंट है यहाँ पे, मात्रा अधिक। अब अगर चीनी की तरफ हम मूव करें तो चीनी क्या होगा? विलेय। चीनी का पहला पॉइंट क्या होगा? विलेय। बहुत ध्यान से देखिए, घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता। और तीसरा पॉइंट क्या है? मात्रा अधिक। यहां पे मात्रा क्या हो जाएगा? कम। मात्रा कम, तभी जाके शरबत बनेगा, नहीं तो आपका सीरा बन जाएगा। आप सब सीरा देखे होंगे। तो ये कंडीशन आती है, इसी को विलेय, विलेय और विलायक कहते हैं। विलेय का मतलब जिसकी मात्रा, जिसके विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जिसमें घुलने की क्षमता पाई जाती है, विलेय कहलाता है, या विलेय कहते हैं। विलायक, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें घोलने की क्षमता पाई जाती है, जिसमें घोलने की क्षमता पाई जाती है, उसे विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है, पहला जल है प्लस चीनी इज इक्वल टू शरबत।
जल और चीनी को आप मिलाएंगे, शरबत बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन प्लस वायु, कार्बन प्लस वायु। आपने धुआं देखा होगा, आपने धुआं देखा होगा, उसी का एग्जाम्पल है कार्बन प्लस धुआं, कार्बन प्लस वायु। एक सेकेंड, कार्बन, कार्बन प्लस वायु, ये कन्वर्ट करेगा किसमें, धुएं में या धुआं। अब देखो कार्बन क्या है यहाँ पे, विलेय है, कार्बन क्या है, विलेय है, और वायु क्या है, विलायक। वायु क्या है बेटा, यहाँ पे विलायक है। अर्थात कार्बन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और वायु की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तभी कार्बन के कण उस वायु में उड़ेंगे और उड़ करके किसका निर्माण करेंगे, धुआं का। आप सबने धुआं देखा होगा, जब भी हम कोई वस्तु जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं तो वो जनरली लकड़ी होता है, कागज होता है, कपड़ा होता है, और वो बना किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। वो बना किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है वो कार्बन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से अगर पेड़ पौधे बने हुए, कपड़े बने हुए, कागज बने हुए, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा। और उसे अगर हम जला रहे हैं और वो धुआं बन के उड़ रहा है, तो किसके कारण, वायु के कारण। अगर कार्बन ना मिलाया जाए, केवल वहां पे वायु हो, तो क्या दिखेगा हमें धुआं, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। यहाँ पे कार्बन आपका ठोस है, इसलिए हम धुएं को आसानी से क्या कर सकते हैं, देखने का कार्य कर सकते हैं। तो हम धुआं क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कार्बन यहाँ पे ठोस के रूप में है, भले ही उसकी मात्रा कम है, लेकिन अगर हमें दिख रहा है, हमारी आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और हम वहां से दूर जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कार्बन क्या होता है, ठोस होता है, और वायु यहाँ पे क्या है, गैस है, और गैस विलायक है। विलायक मतलब इसकी मात्रा क्या है, अधिक है, और ये कन्वर्ट कर गया किसमें, धुआं में। तो आसानी नहीं, पूरा विश्वास है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब अगला अगर देखा जाए, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। उनका डिस्कशन हम आगे करते हैं, बस तुरंत। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि विलयन क्या होता है, विलयन के घटक कितने होते हैं, और उसका उदाहरण। चलिए आ जाइए, हम बहुत ध्यान से देखें। पहला विलेय है, दूसरा विलायक है, और तीसरा प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल है। विलेय, विलायक, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखें। तो विलेय यहाँ पे है और विलायक यहाँ पे है, विलेय यहाँ पर है और विलायक यहाँ पर है, और उदाहरण यहाँ है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो पहला क्या लिखा हुआ है, ठोस। विलेय क्या है हमारा, ठोस है, और विलायक क्या है, ठोस है। मतलब ठोस को ठोस में मिलाया जाए, ठोस को ठोस में मिलाया जाए तो कौन सा विलयन बन रहा है। बहुत ध्यान से अगर देखें तो पीतल, आप सबने पीतल का ग्लास देखा होगा, पीतल की थाली देखी होगी, पीतल की परात देखी होगी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो पीतल में जिंक आपका 20% है और कॉपर कितना है, 80%। जिंक आपका 20% है और कॉपर 80% है। तो अगर यहां देखा जाए, यहां देखा जाए तो क्या आएगा, जिंक आएगा, और यहां देखा जाए तो क्या आएगा, कॉपर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, इसलिए यहाँ जिंक हो गया और यहाँ कॉपर। फिर हमने दोनों को क्या किया, मिला दिया, उनके घटकों को मिलाया तो हमें क्या मिला, पीतल मिला, जहां पे जिंक आपका 20% है और कॉपर कितना है, 80%। दूसरा अगर ध्यान से देखें, दूसरा आपका ठोस है और विलेय आपका ठोस है, और विलायक क्या है, द्रव। एग्जाम्पल देखा जाए, नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना शरबत कहलाता है। तो नमक क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे ठोस हो जाएगा। नमक आपका ठोस है, बहुत ध्यान से देखें, नमक ठोस है जिसे विलेय कहते हैं, और द्रव के रूप में यहाँ क्या पाया जाएगा, जल। द्रव के रूप में यहाँ क्या पाया जाएगा, जल। तो इस तरह से नमक और जल को अगर घोल दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, शरबत कहलाता है, या कुछ विलयन ले लेंगे। ये कंडीशन दूसरी भी हमारी क्लियर हो गई। तीसरे की तरफ अगर मूव करें हम, तो तीसरा आपका है ठोस, और इधर तीसरा है गैस। मतलब विलेय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा क्या है, अधिक है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, धुआं। अब ये इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब आपको चेक करना है कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक।
तो आराम से ले सकते हैं। विलय क्या होगा? कार्बन। विलय क्या होगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर बहुत ध्यान से देखें हम तो कौन होगा? यहाँ अगर बहुत ध्यान से देखें तो कौन होगा? वो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों वायु। यहाँ पर वायु मिला दिया हमने, ठोस के रूप में कार्बन लिया और गैस के रूप में वायु, दोनों को हमने मिक्सअप किया तो हमें यहाँ एक एग्जाम्पल मिल गया, कौन सा? धुआं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठोस विलय इसकी मात्रा कम है और गैस विलायक है इसकी मात्रा अधिक है। अगला अगर ध्यान से देखें, द्रव। अब हमारा द्रव स्टार्ट हो गया और द्रव विलय के रूप में होगा और यहाँ पे ठोस है, ये विलायक के रूप में। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? जेली। आप सब जेली खाते हो। ऐसे जेली का दूसरे वे में लिया जाए तो मुरब्बा वगैरह, या आम की जेली, या मुरब्बे की जेली, या हम किसी और की जेली ले सकते हैं। आइसक्रीम के ऊपर आपने देखा होगा जेली रख के हम आइसक्रीम के स्वाद को क्या करते हैं? बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये कंडीशन आती है। यहाँ पे द्रव की मात्रा क्या है? कम। द्रव की मात्रा कम है, इसीलिए अगर जेली को बहुत ध्यान से देखें, हम हाथ में ले तो वो क्या करता है? स्पंज के रूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मात्रा किसकी पाई जाती है? जल की। उसमें कुछ न कुछ मात्रा जल की या द्रव की पाई जाती है। और ज्यादा मात्रा किसकी होती है? ठोस की। अधिक मात्रा किसकी होती है? ठोस की। इसलिए यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपका विलय हो जाएगा द्रव और विलायक क्या होगा? ठोस। ये क्या हुआ? जेली। अगला अगर देखें ध्यान से, अगला फिर द्रव आपका विलायक है और यहाँ पर भी क्या होगा? विलायक। विलय आपका द्रव है और विलायक भी द्रव है। मदिरा के जल में आपने देखा होगा बहुत से लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आपने देखा होगा वो एक बोतल में पानी लेकर रखते हैं। पानी की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी कि कम होगी? पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी कि अधिक? यहाँ पे द्रव के रूप में हमने क्या ले लिया? मदिरा। और यहाँ पे हमने द्रव के रूप में क्या ले लिया? जल। मिल गया दोनों का विलायक हमें विलयन। मदिरा की मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसी के लिए उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और यहाँ विलायक है, विलायक मतलब क्या हो गया? द्रव। और यहाँ विलय है, विलय का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी द्रव होगा। तो द्रव अगर द्रव में मिलाया जा रहा है, मदिरा को जल में मिलाया जा रहा है, तो प्यारे बच्चों ये आपका मदिरा के जल में विलयन आपका क्या होगा? तैयार होगा। अगला पॉइंट अगर देखें बहुत ध्यान से, हम लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। द्रव और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैस। जल वाष्प। जल वाष्प आप देखते हैं आराम से भाप को उठते हुए। आप भाप को क्या करते हैं? देखते हैं उठते हुए। यहाँ पे क्या होगा? वाष्प। ये वाष्प है जो वो जल वाष्प है। तो यहाँ पे जो द्रव है वो किस अवस्था में होगा? जल। जो द्रव है वो जल है और वो विलय बहुत कम है। गैस मतलब वायु। वायु क्या होगा? वायु का मतलब हम यहाँ क्या ले लिए? वाष्प। यहाँ पे हमने वायु के रूप में क्या ले लिया? वाष्प। तो ये आपका जल हो गया, ये वाष्प। दोनों को अगर मिला दे तो कंडीशन क्या आ जाती है? जल वाष्प। अगला अगर पॉइंट हम देखें बहुत ध्यान से, गैस स्टार्ट हो गया। गैस हमारा क्या है? कम होगा। विलय है, गैस की मात्रा कम होगी। और ये ठोस है तो इसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। अब बहुत ध्यान से देखिए तो क्या बना है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन आप इस तरह लिखोगे H2 और ये पैलेडियम है, इसको हम इस तरह लिखेंगे Pd। तो ये आपका H2 गैस है। गैस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या है? कम है। और यहाँ पे देखा जाए ठोस है। ठोस मतलब पैलेडियम धातु है। पैलेडियम धातु की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए हाइड्रोजन को हमने क्या लिया है? विलय के रूप में और पैलेडियम को विलायक के रूप में। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। समांगी मतलब जिनके घटकों को हम अलग अलग करके देख नहीं सकते। अगला क्या पॉइंट है? गैस। और इधर क्या आ रहा है? द्रव। तो गैस की मात्रा इधर फिर क्या होगी? कम होगी। गैस की मात्रा फिर क्या होगी? कम होगी। और द्रव की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तभी ये विलायक कहलाएगा। तभी ये क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। तो कौन सा एग्जाम्पल है? सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब कोक गैस के रूप में यहाँ क्या पाया जाएगा? अगर बहुत ध्यान से देखें हम तो बहुत ध्यान से देखें अगर, तो गैस के रूप में क्या पाया जा रहा है? यहाँ पे गैस के रूप में प्यारे बच्चों पाया जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबने ठंडा पिया होगा और ठंडा की बोतल को जब हम खोलते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ठंडे की बोतल को जब भी खोला जाता है उसमें से बुलबुले निकलते हैं और वो बुलबुले किसका रूप होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स इंपॉर्टेंट।
गैस की मात्रा कम, कम कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर आ जाओ, द्रव की मात्रा अधिक है, और अधिक क्या हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब यहाँ पे जो वाटर की मात्रा होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। तो ये द्रव के रूप में हो गया। ये आसानी पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा कि गैस कम होगा और द्रव की मात्रा क्या होगी? अधिक। तभी विलय और विलायक आपस में मिल सकते हैं। अब अगले की तरफ मूव करें। लास्ट टॉपिक है हमारा गैस अधिक नहीं सॉरी कम होगा, क्योंकि हमने विलायक ले रखा है, विलय ले रखा है। गैस कम, और यहां पर भी गैस है जो किस मात्रा में पाया जाएगा? अधिक। जो किस मात्रा में पाया जाएगा? अधिक। तो क्या लिखा हुआ है? वायु। क्या लिखा हुआ है? वायु। वायु में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। दोनों गैसे ही है। तो अगर यहां पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। विलय इसमें कौन सी है? ऑक्सीजन। विलय कौन सी है? ऑक्सीजन। और यहाँ पे गैस है तो विलायक कौन सा होगा? नाइट्रोजन। विलायक कौन सा होगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण दैट इज कॉल्ड वायु, हम वायु के रूप में लेते हैं, और इस तरह से वायु यहाँ क्या होती है? पाई जाती है। पूरा विश्वास है आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये लास्ट 9 प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे बेस्ट आप ही का रहेगा और किसी का नहीं होगा। फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर अगला देखा जाए अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, विलयन के गुण। हमने विलयन पढ़ा, विलयन के घटक पढ़ा, विलय और विलायक, फिर उनके 9 प्रकार, 9 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 3 आपके ठोस के हो गए, 3 द्रव के हो गए, 3 गैस के हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? विलयन के गुण, कि विलयन कौन कौन सी गुण रखता है। बहुत ध्यान से देखें तो विलयन कौन कौन से गुण रखता है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कुल 7 गुणों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये कुल हम 7 गुणों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है? यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। समांगी किसे कहते हैं? जिनके घटकों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, अर्थात 2 घटक एक दूसरे में इतना विलीन हो जाएं कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा मेथड आ जाए जहां से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या है? इसे किसी भी विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी विधि इस्तेमाल कर ले, जैसे हमने मिलाना क्या है? जल और चीनी, जल प्लस चीनी। कोई भी मेथड हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि जल और चीनी मिलाने के बाद फिर से उस जल का और फिर से उस चीनी का यूज कर सके। तीसरा, इसे शांत छोड़ देने पर यह नीचे की तरफ नहीं बैठता है। शरबत हमने बना लिया, अब शरबत को अगर छोड़ दिया जाए 10-5 मिनट के लिए तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि चीनी नीचे बैठ जाए या जल आपका ऊपर ही रह जाए। ये कंडीशन कभी भी नहीं पाई जाती, इसलिए लिखा हुआ है इसे शांत छोड़ देने पर यह नीचे की तरफ नहीं बैठता है। अगला क्या है? यह एक अस्थाई विलयन है। अस्थाई विलयन मतलब सीधा, जिन्हें हम फिर वापस उस अवस्था में नहीं ला सकते जिस अवस्था में हमने क्या किया था? मिलाया था। तो अगर पुनः उस अवस्था में इसे नहीं ला सकते हैं तो ये दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? अस्थाई विलयन ही कहलाता है। अगला क्या है? इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर। इसके कणों का जो व्यास आ रहा है प्यारे बच्चों, वो 1 नैनोमीटर आ रहा है। इसके कणों का जो व्यास आ रहा है वो 1 नैनोमीटर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 1 नैनोमीटर होता क्या? तो वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये कंडीशन आ गई आपकी। 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो गया? 10⁻⁹ मीटर। कंडीशन आपकी क्लियर है। अगला देखा जाए, इसे किसी भी माध्यम द्वारा देखा नहीं जा सकता। मतलब या तो नंगी आंख से, या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिसके द्वारा हम इन्हें अलग अलग करके देख सकते हैं। अगला कौन सा? ये अपने छोटे आकार के कारण
ये बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नैनोमीटर में काउंट किया जाता है। अब सोचो हम मीटर में कोई चीज काउंट करते हैं तो ये एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर पाया जा रहा है। मतलब मीटर से ये 10⁻⁹ मीटर छोटे होते हैं, इसलिए ये अपने छोटे आकार के कारण प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते हैं। मतलब अगर लाइट को हम एक सोल्यूशन ले लिया जाए, यहाँ पे सपोज दैट ये कोई सोल्यूशन है, हमारा शरबत ही है। अब अगर इसके सामने हम लाइट को यहाँ से टार्च की किरणों को अगर यहाँ से हम गुजारें तो ये इस बिलियन में इसका पथ प्रदर्शित नहीं होगा, अर्थात फिर भी हमारा पूरा का पूरा बिलियन कैसा होगा, अंधकार में ही दिखाई देगा। कभी ये आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा बिलियन है क्या, कैसे है और क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अगर उनके कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं तो प्रकाश जा करके उनके कणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आ गई। लास्ट ये अपने छोटे आकार के कारण प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते, इसलिए संपूर्ण बिलियन अंधकार में दिखाई देता है। पहले ही आपको बता दिए, इसीलिए हमारा जो पूरा बिलियन होता है ये कैसा होता है, अंधेरे में दिखाई देता है या अंधकार में दिखाई देता है। अगला टॉपिक देखा जाए, पॉइंट देखा जाए, एक बार हम रिपीट कर देते हैं जल्दी से। बिलियन की गुण, पहला क्या लिखा हुआ है, समांगी मिश्रण। यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब जिसके घटकों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। दूसरा, इसे किसी भी विधि द्वारा, अरे जब हम अलग अलग करके देख ही नहीं सकते तो विधि से पृथक करने की बात तो बहुत दूर की आती है, इसलिए कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिस मेथड द्वारा हम इसे अलग कर सकें। तीसरा क्या है, हमने एक बीकर ले लिया, उसमें अगर इसको मिलाया तो उसके कण कभी भी नीचे की तरफ बैठने का कार्य नहीं करते हैं। चौथा क्या है, ये एक अस्थायी विलयन है। पहले ही बता दिया कि अगर सब कुछ सही कंडीशन में जा रहा है तो वो अस्थायी हो गया है। जैसे एक व्यक्ति है, वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते अपनी सीमा रेखा को पार कर जाता है, तो वही कंडीशन उसकी क्या कहलाती है, अस्थायित्व को वो प्राप्त करता है। सेम कंडीशन यहाँ आ जाती है। अगले भी माध्यम द्वारा देखा नहीं जा सकता, पहले ही बताया गया कि ये समांगी विलयन होता है, और समांगी मतलब उसके घटकों को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। आगे, ये अपने छोटे आकार के कारण प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते हैं, और पूरा विलयन हमें कैसा दिखाई देगा, अंधकार में। आगे की तरफ मूव करेंगे हम। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता में पहला कौन सा है, संतृप्त विलयन। पहले एग्जांपल समझा रहे आपको, बहुत आराम से। अगर एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी ले लिया, थोड़ी सी चीनी इसमें क्या की, डाल दी, थोड़ी सी चीनी इसमें क्या की, डाल दी। प्यारे बच्चों, अगर वो चीनी तुरंत हमने सेक किया, सेक मतलब हिलाना, चीनी घुल गई। फिर थोड़ी सी चीनी ली, इसमें डाला, फिर थोड़ी सी चीनी हमने क्या की, ली और इसमें डाला, और फिर वापस चीनी क्या कर रही है, घुल रही है। फिर वापस हमने रिपीट किया, चीनी और डाला। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि चीनी इसकी तनी में जाके नीचे क्या करती है, बैठ जाती है, अर्थात विलय का विलायक में घुलना बंद होना, विलय का विलायक में घुलना बंद होना संतृप्त विलयन कहलाता है। यही लिखा भी है यहाँ पे, वह निश्चित ताप जिस पर विलय पदार्थ को घोले जाने पर वह विलयन में और अधिक नहीं घोला जा सकता, इस स्थिति को संतृप्त विलयन कहते हैं। पहले ही आपको बता दिया कि हम घोलते जाते हैं, वो कण नीचे बैठ जाते हैं, बैठने का मतलब अब और अधिक उस विलायक में विलय के कण नहीं घोले जा सकते हैं। ये हो गया आपका संतृप्त विलयन। अब आगे की तरफ अगर मूव करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, असंतृप्त विलयन। ये है आपका असंतृप्त विलयन। यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त से कम हो तो, मतलब वो पूरी तरह से घुला हो। जैसे ये आपका बीकर हो गया, इसमें हमने वाटर ले लिया, अब वाटर में हमने चीनी के कणों को क्या किया, वाटर में हमने चीनी के कणों को क्या किया, घोल दिया। ये आपके चीनी के कण हो गए, पूरी तरह से इसमें क्या किए, घुल गए। तो ये वाटर के कण, ये चीनी के कण पूरी तरह से घुल गए। अब इसके बाद और अधिक हम चीनी इसमें नहीं मिला रहे हैं, घुलने की अवस्था में है, तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। अगला क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखें तो, विलय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन के किसी दिए गए विलयन में,
जो बिलियन के किसी दिए गए बिलियन की मात्रा में उपस्थित हो उसे बिलियन की सांद्रता कहते हैं। इसका प्रतिशत सांद्रता निकालने का फॉर्मूला है बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता। इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। सांद्रता प्रतिशत में इज इक्वल टू, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, विलेय का द्रव्यमान अपान या बटे विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान, अपान बिलियन का द्रव्यमान। क्योंकि प्रतिशत लिया हुआ है इसलिए हम गुणा करेंगे कितने से, 100 से। इसलिए हम गुणा करेंगे कितने से, 100 से। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल आया, इसी में हमारे न्यूमेरिकल आगे सॉल्व होंगे कि बिलियन की सांद्रता प्रतिशत में इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन बहुत आराम से क्या लिखा हुआ है, 1 बिलियन 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार इज इक्वल टू 50 ग्राम। विलेय का भार बराबर क्या हो जाएगा, नमक का भार। कितना दिया है, 50 ग्राम। फिर दूसरा क्या है, विलायक का भार। विलायक का भार विलायक का भार मतलब क्या होगा, जल बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, 400 ग्राम। लिख लीजिए आराम से। फिर क्या कह रहा है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर नमक का भार या नमक का द्रव्यमान, नमक का भार ही लिख लेते हैं, नमक का भार प्लस जल का भार। नमक का भार कितना आया, 50 ग्राम प्लस जल का कितना आ गया, 400 बराबर कितना हो गया, 450 ग्राम आ गया हमारे पास विलयन का द्रव्यमान। अब क्या करेंगे, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में इज इक्वल टू, प्रतिशत में इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, प्रतिशत में इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान या भार दोनों से एक ही चीजें होती है, इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो बहुत ध्यान से देखें तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50 ग्राम। तो रख लो 50 अपान 450 इंटू 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दो, फिर क्या बचा, 50 का गुणे 10 में हो गया तो कितना हो गया, 500 बटा 45 कटेगा कितने से, 5 से। 5 नवैया 45, 5 दहा में 50, तो ये हो गया 100 बराबर 100 बटा 9, 100 बटा 9। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 100 बटा 9 आया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एक का 9, फिर एक हासिल जाएगा, एक बचेगा, 9 एक कम 9, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 9 एक कम 9, ये अर्थात इस तरह से आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11.11%। तो इस तरह से हम 1 बिलियन 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है,
विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, और जो विलयन की सांद्रता आई है वो कितनी आई है? 11.11%। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से वापस एक बार देख लेते हैं। विलेय का भार दिया है 50 ग्राम। विलेय हो गया आपका क्या? नमक। पहले क्लियर करते, द्रव्यमान और भार हमारी केमिस्ट्री में लगभग बराबर होते हैं। विलायक का भार जल बराबर हो गया 400 ग्राम। फिर हमने क्या ले लिया? विलयन का द्रव्यमान बराबर नमक का भार प्लस जल का भार, दोनों को काउंट किया या ऐड कर दिया, 450 ग्राम आ गए, 450 ग्राम। फिर विलयन की सांद्रता प्रतिशत में इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 बराबर 50/450 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ आपका। फिर हमने 50 का 10 में मल्टीप्लाई किया, 500 अपान 45। फिर हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 9 45, 5 10 में 50। फिर 100/9 आ गया, इज इक्वल टू कितना आया? 11.11%। तो ये कंडीशन आती है आपकी। नेक्स्ट अगर देखा जाए, ये भी उसी तरह से है। बहुत ध्यान से, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब कर ले जाओगे। फिर भी हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया है? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, बहुत ध्यान से देखिएगा। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड। पहले तो क्लियर कर दे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl, जिसे हम और क्या कहते हैं? नमक। आप सब ने खाया होगा। बिना नमक के हमारी दुनिया क्या है? अधूरी। अगर सब्जी में एक दिन नमक न पड़े तो हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि खा जाएं, या हम किसी प्रयोजन में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा नमक का ही महत्व होता है। तो नमक हमारे स्वाद को क्या करता है? बढ़ाता है। और हमारे शरीर में BP को क्या करता है? ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में रक्तदाब कहते हैं, उसको नियंत्रित या कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसलिए नमक का खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। ये आपका घोला जाता है हो जाएगा, घोला जाता है। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, द्रव्यमान, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। सेम कंडीशन वही है, कुछ आपको नहीं करना है, लिख लो आराम से। नमक या सोडियम क्लोराइड का भार या द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना आ गया? 36 ग्राम। फिर क्या लिखेंगे? जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। फिर आराम से अगर करें तो विलयन का द्रव्यमान, अब डायरेक्ट करते हैं, पिछली बार आपको पूरा बताया था। विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू 36 प्लस 100, टोटल कितना आ गया? 136 ग्राम। 136 ग्राम। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था? बहुत ध्यान से अगर देखें, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में, ये प्रतिशत का चिन्ह है, पिछली बार हमने पूरा लिखा हुआ था, बराबर क्या था? विलेय का भार बटा विलयन का भार, किसी का द्रव्यमान ही कर लेते हैं, विलेय का द्रव्यमान, हालांकि दोनों चीजें बराबर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 लिख लो आराम से। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार कितना दिया? 36 अपान 136 इंटू 100। कुछ से मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, और यहाँ कितना आ गया? 50। फिर 2 से काट दें, ये आ गया 34, फिर इसको काटेंगे तो 25। ले लो आराम से। 36 अभी भी कट सकता है, ठीक है, देख लेंगे। 17, 18, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लिख लो आराम से। 18 गुणे 25/17, 18 गुणे 25/17। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो आराम से। तो क्या होगा? 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 25 चौक का
100 होता है तो उसी को मल्टीप्लाई ले लेते हैं, 200 हो जाएगा, तब यहाँ 0 लिखेंगे और 20 बार ले लेंगे तो 25 एक कम 25, 25 20 कितना हो जाएगा 45। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो 25 दहम में आपका 250 आता है और 25 अट्ठे 200, 200 और 250 को जोड़ दें तो आपका 450 आ जाएगा बट्टा 17। डिवाइड कर दें अगर इसको, 3 से कटेगा नहीं, 3 से 17 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, चलो 450 भागे 17। वैसे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा बिकॉज अभी आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, अगर इतना भी आपको नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ने भाग कहाँ से दिया, अभी आप 8 से तुरंत आए इसलिए। तो कितनी बार जाएगा, 17 दूना 34, 5 में से 4 गए 1 आ गया और 4 में से 3 गया 1, 0 को हमने उतार दिया। अब कितनी बार जाएगा, 17 का टेबल पढ़ेंगे हम, पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ पे क्या बच गया 0, 0 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, फिर 10 लगा के यहाँ 0 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 17 पचे 85 होता है लेकिन ये ज़्यादा जा रहा है तो हम 4 ही बार लेके जाएंगे, 17 चौक 68, घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 6 गए 1, फिर 0 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 लिखेंगे यहाँ पे तो एक ही बचेगा, इसलिए दशमलव में जाता जाएगा तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 26.47%। इसका आंसर आपके पास आ गया 26.47%। तो इस प्रकार 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में अगर घोला जाता है तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत जो आपका आता है वो कितना आ जाएगा, 26.47। फिर कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है जिन्हें आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं। 450 ग्राम जल में 50 ग्राम नमक मिले, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल आपको करवा दिया जाएगा। बाकी आज की क्लास यहीं तक, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन लास्ट में करवाए गए दोनों वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।